इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इनको होवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया हुआ है। बट होता कैसा है कि जब ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, खुद को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमको वही इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं देखूँ एकदम फर्स्ट वाले कार्बन पे जिस पे मैंने टिक किया हुआ है, तो उस पर एक CH2OH ग्रुप अटैच है और दूसरे कौन से हैं, H और OH ग्रुप है। अब देखो नेक्स्ट वाला कार्बन की अगर CH2OH को तो हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, इसको अगर मैं ड्रॉ कर लूँ मान लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये अपने पास कौन सा है, सेकेंड कार्बन है। यहाँ पे इस पे OH अटैच है और ऊपर H अटैच है, ठीक है। अब इसके बाद अगर थर्ड पे हम लोग चलें तो ये थर्ड वाला है। थर्ड वाले कार्बन पे देखो ऊपर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन है और नीचे की तरफ क्या है, OH ग्रुप है। तो ऊपर क्या हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, नीचे की तरफ H है, ऊपर की तरफ OH है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पास 3 कार्बन टोटल। फोर्थ वाला जो कार्बन है उस पे आएंगे, उस पे अगर हम लोग चलें तो कैसे दिखेगा ये हमको, देखो OH और H, राइट। अब ये जो लास्ट वाला कार्बन है, देखो ये जो कार्बन से अटैच है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब इसके पास कैसे ग्रुप होंगे, C, इसके पास एल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये फाइनली एक स्ट्रक्चर जो है ये ग्लूकोज का हम लोग बोल सकते हैं इन्वर्टेड फॉर्म में। बट ये क्या करते हैं, आगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक दिखने लगता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हम लोग इसको फुली साइक्लिक रिंग में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो आगे क्या करना है, हमको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट करना है, ठीक है। ये वाले कार्बन को देखो, इस पे कौन कौन से ग्रुप अटैच है हमारे पास, एक तो CH2OH है, एक OH है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हमारे पास ये ग्रुप, अगर इसको मैं थोड़ा सा इन्वर्ट कर दूँ इस स्ट्रक्चर को, CH2OH को ऊपर लेके जाएं हम लोग, तो देखो ये हमको ऐसे दिखने लगेगा क्या। अगर मान लो CH2OH को ऊपर लेके जाऊँ तो ये H नीचे की तरफ आ जाएगा और OH साइड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। H क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो आगे अगर मैं बनाऊं तो बाकी सारी चीज़ें हमको सेम एज इट इज़ बनानी है जैसा हम लोग ने पहले ड्रॉ किया था। यहाँ पे H और OH हो जाएगा, आगे की तरफ क्या है, OH और H है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास HNOH है और आगे की तरफ हमको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। ये हमने इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया, हमको मालूम है न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये सब पॉसिबिलिटी होती हैं, नॉर्मली स्ट्रक्चर मूव करते हैं सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस। अब आगे देखो अगर इसको हम लोग, ठीक है, ये वाला CH2OH तो ऊपर चला गया, राइट। अब देखो फाइनली हमको क्या करना है, ऑक्सीजन हमको पता है कि ऑक्सीजन के बॉन्ड अब 2 बॉन्ड तो बनाता है, बट उसके दोनों बॉन्ड अगर 180 डिग्री पे हों तो ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल थे हमारे पास ऊपर के, ये इस फॉर्म में होते हैं। तो अगर ये घूमता है तो देखो CH2OH ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, OH यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनली स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो हमको क्या करना है, कार्बन की स्टेबिलिटी को भी देखना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसा कि मैंने बताया ये इनका रोटेशन कुछ इस टाइप से हुआ है, ठीक है। ये तीनों मॉलिक्यूल एज अ पिरामिडल होते हैं तो घूम के एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या करेगा, हमको पता है ना कि ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड, दोनों बॉन्ड 180 पे हो जाएं
तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ बना लो इनको। यहाँ पे भी HOH। अब देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये अटैच है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे H था और यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये सामने वाले बॉन्ड से एक बॉन्ड रोटेट करके ऐसे हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड कार्बन से बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से। अब यहाँ से जो OH निकलेगा, ठीक है, इसको हम लोग ने ऐसे बना दिया। अब यहाँ का जो बचा हुआ OH है वो क्या होता है, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पे OH ऐसे हो जाता है और हाइड्रोजन ऐसे रोटेट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास फाइनली। तो फिर यही जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और OH यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जैसा कि टॉटोमर्स में होता है। अब देखो फाइनली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसको साइक्लिक ग्लूकोज बोलते हैं और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, जो फाइनली हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ग्लूकोज में भी देखो जो हम लोग ने OH लेके आए वो 2 टाइप से आ सकता था ना। एक बार मान लो कि OH ऊपर की तरफ ही अटैच हुआ, बट एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि ये हमको नीचे की तरफ भी दिख सकता है OH, क्योंकि बॉन्ड तो रोटेट होंगे। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। एक तो पहला जैसे OH मैंने ऊपर की तरफ अटैच किया है, ठीक है। दूसरा हम लोग OH नीचे और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो बेसिकली क्या करता है, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। देखो इन दोनों मॉलिक्यूल में सिर्फ डिसिमिलर क्या चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें डिसिमिलर हैं, बाकी ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो सेम दिख रहा है हमको। डिसिमिलरिटी कहाँ पे आ रही है, ये देखो यहाँ पे OH ग्रुप जो हैं वो दोनों एक साइड पे आ जा रहे हैं, ठीक है। OH जो ग्रुप है वो दोनों एक साइड पे आ जा रहे हैं और ऊपर वाले जो OH ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट साइड में। तो इसी वजह से इसको हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का वो 2 फॉर्मेट में हो सकता है, वो अल्फ़ा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। जो बीटा फॉर्म होता है, देखो अब हमको देख के समझ में आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल में रिपल्शन कम होगा क्योंकि OH और H ग्रुप है, जबकि इस मॉलिक्यूल में रिपल्शन ज़्यादा है। और जिस मॉलिक्यूल का रिपल्शन ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सिस फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट थे तो उसको हम लोग ट्रांस बोल सकते हैं और ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा हमारा, सिस फॉर्म। और हमको ये भी पता है कि सिस फॉर्म ट्रांस के कंपेयर में कम स्टेबल होते हैं। तो ये जो सिस वाला है इसकी स्टेबिलिटी कम होती है सोल्यूशन में कंपेयरिंग टू ट्रांस। और जब भी हम लोग ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ट्रांस वाले लगभग 65% बनते हैं, जबकि सिस वाला मॉलिक्यूल सिर्फ 35% बनेगा ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी इन द सोल्यूशन। तो फाइनली देखो हमारे पास 2 टाइप के हमको साइक्लिक ग्लूकोज के फॉर्म मिलते हैं, सिस और ट्रांस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा भी बोलते हैं। तो अल्फ़ा फॉर्म कम स्टेबल होता है, अल्फ़ा फॉर्म हम लोग सिस को बोलते हैं और बीटा फॉर्म को हम लोग ट्रांस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जैसे आइसोमर सिमिलर होते हैं, देखो ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी सेम है, खाली इनके एटम का अरेंजमेंट अलग है। तो इस वजह से इनको हम लोग आइसोमर तो नहीं बोलते हैं, बट ये साइक्लिक ग्लूकोज के लिए एक प्रॉपर वर्ड है एनोमर्स। जैसे आइसोमर का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, वैसे ही इनका भी फार्मूला सेम है, बट एटम का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो इसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमर्स। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के एनोमेरिक फॉर्म बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को हम लोग एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर इस पे हम लोग कुछ देखें तो देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है, ग्लूकोज को हम लोग उसके ओपन स्ट्रक्चर पे बेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
जिसके वजह से हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कुछ उसके ये बोल सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। बाकी तो मैंने बताया कि 2 टाइप के फॉर्म बनेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर ओनली डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या होगा, हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी और कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ट्रांस वाले जो हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं कंपेयरिंग टू सिस1। तो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह में इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट आर 419 केल्विन एंड 423 केल्विन, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अल्फ़ा थोड़ा कम स्टेबल होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बीटा वाला की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा, स्लाइटली ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हमको शो करता है। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लूकोज की, और स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन किया है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका होता है वो पायरैन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, इसीलिए साइक्लिक ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोपाइरानोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पायरैन के ऊपर बेस्ड है, जिसके वजह से मैंने क्या बोला, इनको हम लोग ग्लूकोपाइरानोज भी लिख सकते हैं। तो बहुत जगह लिखा भी होता है अल्फ़ा ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा ग्लूकोपाइरानोज।